चैप्टर न्यूट्रिशन। चैप्टर न्यूट्रिशन लाइव प्रोसेस में पढ़ना है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। मान लो ये हम हैं, हम जो भी खाना, जो भी फूड अपनी बॉडी में लेते हैं, उस फूड को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट। खाने में आप खाते हो फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी न्यूट्रिशन में लिया गया फूड है, उस फूड को न्यूट्रिएंट कहते हैं, उसे हम लेते हैं। खाने को, फूड को अपने अंदर लेने की प्रोसेस को बोलते हैं इनटेक प्रोसेस, इनटेक ऑफ फूड। अब खाना हमारे मुंह में आ गया, उसके बाद खाना गया स्टोमक में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में होगा डाइजेशन। क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा, और वहां से वो फूड, वेस्ट जो फूड होगा, वो वेस्ट फूड बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको हम निकाल सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं। जो वेस्ट फूड है उसको बाहर निकालना कहलाएगा इगेशन, इगेशन ऑफ फूड। खाने को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड, इनडाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन करना होगा, और जो वेस्ट बचेगा उसको बाहर निकालना बॉडी से, इगेशन ऑफ फूड कहलाएगा। तो खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना, उसे यूटिलाइजेशन करना, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। पहला पॉइंट इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड को इनटेक करना और फूड का यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन करने के तरीके क्या हैं, कौन कौन से तरीके से न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिशन किन किन तरीकों से होगा, वो हमको समझना है, अच्छी तरह समझना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। यहां ले सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने को लेने का तरीका। दो तरीके हम पढ़ते हैं। पहला तरीका होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड तरीका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो तरीके हो गए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट के द्वारा होगी, और हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसके टाइप है। पहला टाइप है इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। टाइप बता रहा हूं, ढंग से समझना, कई टाइप हैं, ऐसे लिख देता हूं।
पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीन तो मेन कैटेगरी है ही है। इसके अलावा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन, कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन, कैप्रोफेगस न्यूट्रिशन। ये कुछ न्यूट्रिशन के टाइप हैं। सेप्रोफाइटिक एडोट्रोपिक पार्ट है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन, कैप्रोफेगस न्यूट्रिशन। और एक और हम पढ़ सकते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस का न्यूट्रिशन। जब कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड प्राप्त करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर, उसे हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं यहां सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये हमको समझना है, ध्यान से समझना। तो हमारे पास टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हम इसमें पढ़ सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कह सकते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या होता है ये? जब कोई प्लांट अपना फूड खुद बनाता है तो उसे बोलते हैं ऑटो। ऑटो मतलब खुद बनाना, फूड को अपने आप बनाना, तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू फूड बनेगा उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से सुनना कैसे। ये लीफ है, ये इसकी रूट हो गई, तो ये हो गया आपका रूट प्लांट का। ओके, ये स्टेम पार्ट हो गया और ये है लीफ। सबसे पहला टॉपिक इसमें यह समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। एटमॉस्फेयर से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में पहले से है, एनिमल के रेस्पिरेशन की वजह से या कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, इनके जलने से CO2 गैस पहले से है नेचर में। ये CO2 गैस हमको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, सन से लाइट मिल जाती है, सन से सनलाइट मिल रही है, मिट्टी से आपको वाटर मिल रहा है, यहां से वाटर यहां आ जाएगा। तो आप रॉ मटेरियल में क्या यूज कर सकते हो? आप कह सकते हो रॉ मटेरियल है हमारे लिए फूड बनाने के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रॉ मटेरियल है। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पाया जाता है यहां लीव्स में, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल लीफ में है, सनलाइट आपको मिल ही रही है, दोनों ये कंबाइन करेंगे और यहां बनेगा फाइनली ग्लूकोज।
और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन्हीं स्टोमेटा से होकर बाहर आ जाती है और ये हमको ऑक्सीजन की फॉर्म में, ये ब्रीदिंग की फॉर्म में हम उसको अंदर ले लेते हैं ऑक्सीजन को। तो प्लांटों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल CO2 और वाटर कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करते हैं ये, और बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। बाद में ये ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और ये स्टार्च सीड में, फ्रूट्स में हमको मिलेगा और वहां से हम खाने की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से, CO2 के रिडक्शन से, केमिस्ट्री में टर्म आता है रिडक्शन, CO2 के रिडक्शन से बनता है ग्लूकोज, और यहां वाटर के ऑक्सीडेशन से, वाटर के ऑक्सीडेशन से, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे बनेगी ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता है और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनती है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में उसके अंदर की मैकेनिज्म क्या है। अंदर की मैकेनिज्म को थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा ढंग से समझते हैं। ये थोड़ा रफ करता हूं। लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ध्यान देना। अब लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखेगा। डबल लेयर होती है इसकी, ये 2 लेयर का होता है। ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब ऑर्गेनल्स है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर कुछ सिक्के के टाइप के, इस तरह से, जैसे हम 5-5 रुपए के सिक्के के ऊपर एक रख दें, 10-10 रुपए के रख लो, सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा आपको। इस प्रकार के सिक्के को, एक सिक्के को बोलते हैं ग्रेना, और जब ये पूरा ढेर बन जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेनम। ओके, ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। इस ग्रेना के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से लीफ भी ग्रीन होती है। ओके, आगे ध्यान सुनना। इन दोनों सिक्कों को, ग्रेना को, हम एक प्लेट से जोड़ते हैं। इस तरह से ये प्लेट होती हैं जो इसको जोड़ने का काम करती हैं। इसे हम स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। याद हो जाए तो कर लीजिए। इसमें एक लिक्विड भरा होता है पूरे, उसमें इस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यह है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो इस तरह से लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम इस तरह का होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की 2 तरह की रिएक्शन होती हैं। तो यह फोटोसिंथेसिस की, जो हम इंटरनल रिएक्शन की बात करना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस की 2 प्रोसेस होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ध्यान रखना, जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है और जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होता है। तो ये लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। फोटोसिंथेसिस की 2 मैकेनिज्म हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है
वो स्ट्रोमा में पाई जाती है। अब थोड़ा सा समझते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन को कराने के लिए, लाइट रिएक्शन को कराने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। पहला पॉइंट, लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होगा, तो लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। और ये ग्रेना में होता है, वो मैं यहां लिख दिया, ये ग्रेना में पॉसिबल है। लाइट रिएक्शन में होता क्या है वो समझो। एक्चुअल में ये है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पर लाइट गिरती है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वाटर से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब वाटर को मिलते हैं तो वाटर अपने आप को कन्वर्ट करता है 4H है प्लस 2 O है तो O2, 4 प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये कहो कि जो वाटर है वो ब्रेक होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। Hmu मतलब सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक होगा, 4H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब ध्यान सुनना, क्योंकि वाटर यहां ब्रेक हो रहा है इसलिए वाटर के ब्रेक होने की प्रोसेस को, यहां ब्रेक हुआ है वाटर लाइट रिएक्शन में, तो ब्रेक होने की प्रोसेस को, वाटर के ब्रेक होने की प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, तो लाइट रिएक्शन में वाटर से ऑक्सीजन बनी, तो फिर डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये थोड़ा आइडिया हमको समझना है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, तो उसका पहला पॉइंट ये एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट में होगा, लाइट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर आप ध्यान रखें CO2 का रिडक्शन होगा और बनेगा ग्लूकोज। CO2 के रिडक्शन की प्रोसेस को 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं इसको, वैसे यहां केवल नाम समझना है, केल्विन साइकिल कहते हैं। CO2 गैस रिडक्शन के द्वारा ग्लूकोज C6H12O6 में कन्वर्ट होता है स्ट्रोमा के अंदर, इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। बाद में ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और स्टार्च प्लांट का रिजर्व मटेरियल कहलाता है। प्लांट का ये रिजर्व मटेरियल होता है और ये स्टार्च प्लांट के अंदर सीड है, फूड है, मतलब फ्रूट है, इनके फॉर्म में, प्लांट से जो चीजें हमको मिलती है खाने के लिए, उनकी फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, एटोट्रोपिक से रिलेटेड पार्ट। रॉ मटेरियल भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप क्या है, दोबारा समझा रहा हूं, ये पूरा ढंग से समझना। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक
न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनो, जब कोई एनिमल, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाए, किसी और से ले, तो उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहला टर्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये क्या है? देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। फंजाई मतलब फंगस, फंजाई कह लो, फंगस कह लो। इसके अलावा बैक्टीरिया, ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, जैसे हम बात करते हैं फंगस की, एक ब्रेड या रोटी हमने ली और उसे थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया, थोड़ी गीली सी डबल रोटी ब्रेड रख दी, तो आप देखोगे एक दिन बाद उसमें ग्रीन कलर की फंगस बन जाती है, ग्रीन कलर की फंजाई बन जाती है उसके अंदर। तो ये फंगस बन गया। फंगस भी एक तरह का एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म फंगस इस मॉइस्चर से, जो कि डेड और डिके मटेरियल है, उस डेड और डिके मटेरियल से जो अपना फूड ले, उसको बोलते हैं हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले। तो मेरा क्वेश्चन है, डेड और डिके मटेरियल खाने वाले होते हैं सैप्रोफाइटिक। तो हमने पूछा, मान लो कैट है, डॉग है, ये कोई मरा हुआ चूहा खा लेता है, कोई मरा हुआ चूहा खाता है, तो क्या ये सैप्रोफाइट है? तो मैं पूछूंगा, क्या ये केवल चूहा ही खाता है या कुछ और प्लांट मटेरियल खा सकता है, मिल्क पी सकता है, इनसे भी तो अपना फूड ले सकता है, ये ले सकता है। तो फिर ये सैप्रोफाइट की कैटेगरी में नहीं आएगा। डॉग, कैट ये सैप्रोफाइट नहीं है, क्योंकि ये कुछ और भी खा सकते हैं। सैप्रोफाइट केवल वही होते हैं जो केवल और केवल डेड और डिके मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, मशरूम है। मशरूम ग्रो करता है गोबर वगैरह पर, है ना, वेस्ट पर ग्रो करता है। तो जो वेस्ट मटेरियल से, डिके मटेरियल से अपना खाना लेता है, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमको समझना है, थोड़ा अच्छी तरह समझना। मान लो हमने कहा कि ये हम हैं, हमारी बॉडी है ये, आपने देखा होगा हमारे बालों में, सिर पर जुएं पाए जाते हैं। तो जो बड़ी बॉडी है जैसे हम, वो तो कहलाते हैं होस्ट, तो हम तो उसके लिए होस्ट हैं। और जो छोटे कीड़े हैं जो हमसे फूड ले रहे हैं, हमसे खून चूस रहे हैं, उन छोटे कीड़ों को हम नाम देते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो बड़ी बॉडी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट की दो कैटेगरी हम पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी होती है एक्जोपैरासाइट, इसको हम बोलते हैं एक और नाम एक्टोपैरासाइट। और दूसरी कैटेगरी आती है एंडोपैरासाइट। एनिमल के केस में बात कर रहा हूं। एक्जो मतलब शरीर के बाहर, बॉडी से बाहर। अब जुए कहां है? बॉडी से बाहर है, अंदर तो है नहीं है। तो जो शरीर के बाहर पाए जाएंगे
बॉडी के बाहर पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं एक्जोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? एक्जोपैरासाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्जोपैरासाइट जो हमारी बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लाइस हो गया, जुए हो गए, लीच हो गया, लीच, जॉग जिसको बोलते हो, लीच हो गया। और एंडोपैरासाइट जो शरीर के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। अब कौन शरीर के अंदर पाया जाता है? जैसे हमारी बॉडी में पाया जाता है एस्केरिस, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। तो ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कीड़े होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टिन में जो वेस्ट पड़ा होता है उसको ये खा के अपना काम चलाते हैं। तो ये एंडोपैरासाइट है, एस्केरिस, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। अब बात आती है क्या प्लांटों में भी पैरासाइट्स होते हैं? प्लांट की हम बात करें तो क्या प्लांट पैरासाइट होते हैं? तो हम कहेंगे प्लांट में भी पैरासाइट होते हैं। प्लांट के अंदर भी पैरासाइट होते हैं। कौन कौन से पैरासाइट हैं उनके नाम याद कर लो। तो पहला है कसकटा। कसकटा एग्जाम्पल बहुत है। ये जो आपके चंदन के पेड़ होते हैं उनको पूरी तरह से खा जाते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो कसकटा है। बेलेनोफोरा, बेलेनोफोरा, विस्कम, ये कुछ प्लांट के नाम है, प्लांट पैरासाइट के नाम है जो प्लांट के लिए पैरासाइट का काम कर रहे हैं। ओके। अब तीसरा टर्म है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बारे में समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं सभी बड़े एनिमल, जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, एलिफेंट, बड़े एनिमल सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब क्या क्या होता है हमारे अंदर वो हमको समझना है। सबसे पहले फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब फूड हमारी बॉडी में जब आएगा तो उसका होता है डाइजेशन। बॉडी का एंजाइम के द्वारा, बॉडी के अंदर एंजाइम का फंक्शन होता है और यहां होता है डाइजेशन। और फिर जब वेस्ट बचता है तो उस वेस्ट को हम बाहर फेंक देते हैं। तो वेस्ट को बाहर निकालना कहलाता है इगेशन। ओके। तो फूड इनटेक भी किया, डाइजेस्ट भी किया और बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, इसलिए से बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जितने भी बड़े एनिमल है, एलिफेंट है, कैमल है, डॉग है, डंकी है, मंकी है, ये सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। तो हमने पूछा फ्रॉग, मैंने क्या आएगा? छोटा एग्जाम्पल है अमीबा, कॉकरोच, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद दो तीन टर्म और हैं, उनको समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। हमारे पास अगला टर्म है मिक्सोट्रॉफी। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्लांट है, छोटा सा, वाटर में पाया जाता है, युगलिना। युगलिना कुछ ऐसे आकार का, इस तरह का होता है। ये इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल पाया जाएगा तो सीधी बात है ये प्लांट की तरह काम करता है। प्लांट की तरह सनलाइट की सहायता से अपना फूड खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जब इसे ये अपना फूड खुद नहीं बना पाता है तो छोटे मोटे कीड़ों को भी खा जाता है, मतलब एनिमल की तरह भी काम कर रहा है। मतलब यूग्लिना प्लांट की तरह भी काम करता है और एनिमल की तरह। तो जो प्लांट की तरह भी फूड बना सके और एनिमल की तरह भी बना सके, खा सके, तो उसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले। अब हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से समझना। तो मिक्सोट्रॉपिक में आ गया यूग्लिना। अब हम बात करते हैं कैप्रोफेगस। कैप्रोफेगस इसकी कैटेगरी में हम रखते हैं रैबिट को। इसकी कैटेगरी में आता है रैबिट। रैबिट क्या करता है? रैबिट खाता है ग्रास को। तो ग्रास को रैबिट ने खाया। ग्रास के अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। रैबिट उसे पचा नहीं पाता है, फिर ये कर देता है यहां वेस्ट बाहर निकाल देता है, फीकल मैटर को बाहर निकाल दिया, और ये रैबिट उस फीकल मैटर को दोबारा से खा जाता है, अपने ही फीकल मैटर को खा लेता है ये। तो इसलिए जो अपने ही फीकल मैटर को खा जाते हैं उनको हम कैप्रोफेगस की कैटेगरी में रखते हैं। अगला है कैनाब्लास्टिक। कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन, इसकी कैटेगरी में आता है स्नेक। स्नेक इस कैटेगरी में रखा गया है। क्या मतलब इसका? एक्चुअल में नागिन जो होती है फीमेल, वो इस तरह से कुंडली बांध के बैठ जाती है और इसमें ये छोटे छोटे उसने अंडे दे दिए, एग दे दिए। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए बैठी हुई है नागिन, 1 महीने तक बैठी रही, इधर उधर नहीं गई, तो उसको भी तो भूख लगेगी। जब इसको भूख लगेगी तो ये अपने ही बच्चों को, अपने ही अंडों को खा जाती है। तो जो अपने ही अंडों को, अपने ही बच्चों को खा जाए उसे हम बोलते हैं कैनाब्लास्टिक। और लास्ट है इसमें इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसके अलावा ये इंसेक्ट को भी खा जाते हैं, इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्ट को भी खाते हैं ये। तो हमने कहा भाई इनको इंसेक्ट को खाने की क्या जरूरत है, जब इनको फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड बना सकते हैं तो इंसेक्ट क्यों खाते हैं? एक्चुअल में इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जमीन पर उगते हैं, ऐसी जमीन पर पाए जाते हैं, दंदल वाला भाग होता है वो, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है इसकी मिट्टी में। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो ये तरीका था। ओके।